साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आज फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। क्रॉनिक कैपिटलिज्म एक बड़ी गंभीर बीमारी है हमारे देश में। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का सीधा मतलब ये होता है कि जब पूंजीवादी जो लोग हैं, औद्योगिक घराने के जो लोग हैं, वो सरकार के साथ साठगांठ करके रखते हैं और अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। जैसे अडानी और अंबानी ये कर रहे हैं। तो जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है उसे हिंदी में सहचरवाद भी कहा जाता है या फिर सहचर पूंजीवाद कह सकते हैं। एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें राजनेता और सरकारी अधिकारी जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। तो लोग मिल करके बाजार का अनुचित लाभ उठाते हैं। ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं कि ये जो व्यवसायी लोग होते हैं, औद्योगिक घराने के लोग होते हैं, ये लोग सरकार के साथ तालमेल रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें काम करने के लिए लाइसेंस मिल जाए, परमिट मिल जाए, या सरकारी अनुदान मिल जाए, या टैक्स में छूट मिल जाए, या सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे अभी जियो के जो टावर लगे हुए हैं वो सारे सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए हैं। या उसके अलावा जो खनन है, खनिज संपदा है, उसको निकालने के लिए उनको जो है लाइसेंस चाहिए, वो खदान चाहिए। तो ये जो लोग हैं, ये लोग सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उनके साथ मिलजुल के लाभ उठाने का काम करते हैं, पूंजीवादी लोग जो हैं। अभी एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। द इकोनॉमिस्ट इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी क्रॉनिक कैपिटलिज्म इंडेक्स करके 2021 में। उसमें भारत 7वें नंबर पे था। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत का जहां सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है वो इस सेक्टर का 8%, मतलब जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है जीडीपी की 8% के बराबर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। अगर 100 रुपए का जीडीपी है तो उसमें 8 रुपए क्रॉनिक कैपिटलिज्म में लगे हुए हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म की वजह से वो हो रहा। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म स्लोली एंड ग्रेजुअली इज गेटिंग इंक्रीज इन आवर कंट्री। तो वो बढ़ रही है। तो जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है वो भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के लिए एक भारी या फिर गंभीर चुनौती बन गई है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकारी नीतियां जब बनती हैं या फिर आर्थिक संसाधनों की बात आती है तो कुछ चुनिंदा उद्योगपति होते हैं जिन्हें इसका लाभ मिलता है। वो जैसे अडानी को मिला, अंबानी को मिला, और इसी तरह के वो बहुत सारे लोग हैं, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे जो लोग हैं उन्हें लाभ मिला, जिससे अन्य व्यवसायी और आम नागरिक को जो अवसर मिलने हों वो मिलने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। यह प्रणाली आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती है और भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप प्रदान कर देती है। मतलब भ्रष्टाचार अब पक्का हो गया जी, करो भ्रष्टाचार। तो ऐसे में इसका जो सबसे खतरनाक जो प्रभाव होता है वो ये है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं वो आम जन नागरिक की बजाय बड़े बड़े व्यापारिक घरानों के हित को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। इससे बाजार में एकाधिकारवाद को बढ़ावा मिल जाता है और जो प्रतिस्पर्धा है वो लगभग समाप्त हो जाती है। जब कोई एक या कुछ ही कंपनी किसी विशेष क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती हैं तो वे अपने लाभ के लिए कीमतें बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं, उपभोक्ताओं को उच्च दरों पर माल बेच सकती हैं, सेवाएं खरीदने के लिए मजबूर कर सकती हैं। तो ये हो भी रहा है। तो धीरे धीरे अगर आप थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में क्रोनिक कैपिटलिज्म ने अपने पैर पसार दिए हैं। वो धीरे धीरे बाजारवाद का एक द्योतक बन के उपभोक्ताओं को अपने अंडर में ले रही है। बैंकों से अनियमित ऋण प्राप्त कर लेते हैं ये लोग, उन्हें चुकाते भी नहीं हैं, और चुकाना भी क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक बड़ा उदाहरण है। भारत में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भारी मात्रा में कर्जा लिया लेकिन उन्होंने इसे चुकाने की कोई मंशा नहीं दिखाई। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे जो व्यापारी थे वो हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए, विदेश में आज भी रह रहे, उनका कुछ नहीं हो पाया, जिससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली को भारी नुकसान हुआ। इस तरह की जो घटनाएं हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार और उद्योगपति के बीच में नजदीकी संबंध जरूर रहे होंगे, इसीलिए तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। आप देखिए ना, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों ने मिलकर के लगभग लगभग 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया।
अब ये जो 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला, वो पैसा लेकर तो भाग गया, लेकिन अब उस पैसे की रिकवरी कहाँ से होगी? आप थोड़ा गहराई से समझे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो बैंक चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। अब जो है एटीएम पे लगने वाले चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। अब कुछ ही एटीएम फ्री हैं, उसके बाद बाकी जो एटीएम से जो पैसा निकालते हो, तो उस पे आपको जो है पैसा देना पड़ता है। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हो तो पैसा देना पड़ता है। तो इस तरीके से वो पैसा आप ही की जेब से निकाला जा रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉनिक कैपिटलिज़्म, मतलब इट इज़ बीइंग वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी एंड द लोकतंत्र ऑफ इंडिया। भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ी गंभीर समस्या होती जा रही है। इस संबंध में हमारे जो राजनीतिक दल हैं या फिर राजनीतिक समझ रखने वाले जो विद्वान हैं, बहुत कम चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में गंभीर चर्चाएँ होनी चाहिए। ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक असमानता को बढ़ा रहा है। जब संसाधनों का असमान वितरण होता है, तो कुछ लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होता है, तो इससे समाज में निराशा और असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, आय की और बहुत सारी समस्याएँ धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा समस्याएँ आनी शुरू हो जाती हैं। इवन अगर आप थोड़ा गहराई से देखें तो आपको पता चलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को समझें, तो आदिकाल से ही असमान वितरण रहा। कुछ लोगों को उन मौकों से वंचित रखा गया, व्यापार से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। तो जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो हमेशा से भारत में रही है, लेकिन वो होनी नहीं चाहिए। अब उसको रोकना पड़ेगा, अब सही समय आ चुका है। ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर क्रोनी कैपिटलिज्म का नकारात्मक प्रभाव है, वो बड़ा गहरा होता जा रहा है। जब बड़े उद्योगपति राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता करते हैं, जैसे अब तो सरकार ने भी क्या बोलते हैं, जो था ना इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को उद्योग घरानों ने अथाह पैसा दिया, जिसमें सबसे ज्यादा दौलत अगर किसी ने इकट्ठा की तो वो तो बीजेपी थी, उसके बाद कांग्रेस थी। इन्हीं लोगों को जो है दौलत वहां से प्राप्त हुई। दौलत इसलिए उनको मिलती ताकि जब ये लोग सरकार में आए तो उद्योगपतियों के पक्ष में निर्णय ले सकें, उनको नीतियां बनाई जा सकें, उनकी लाइसेंसिंग अच्छी हो सके, है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं वो हो रही हैं। तो ये जो वित्तीय सहायता है वो राजनीतिक दलों को दी जाती है, तो वे नीतिगत निर्णयों पर भी प्रभाव डालते हैं। चुनावों में बड़े पैमाने पर धन का प्रयोग किया जाता है, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर होती चली जाती है। आप देखिए ना, चुनाव लड़ने के लिए अगर आप एमएलए का भी चुनाव लड़ें तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। करोड़ों रुपए आए कहाँ से? मतलब जिस आदमी का खुद का वजूद नहीं होता वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहा होता, तो पैसा कहाँ से आया? जिस राजनीतिक दल का उतना वजूद नहीं होता, फिर भी उसके पास हजारों करोड़ रुपए आ जाते, तो कहाँ से आते हैं? तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का ही हिस्सा है। अब चुनावों चुनावों में जो बड़े पैमाने पर धन प्रयोग किया जाता है, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर हो जाती है और आम जनता की जो आवाज है उसे दबा दी जाती है। आप जैसा, मेरे जैसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहे तो चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके पास धन नहीं है। तो यह एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है जिससे पूंजीपति सरकार को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए प्रभावित कर देती है और बदले में सरकार उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती चली जाती है। तो ऐसे में नागरिकों को भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। हमें जो है इस तरह की घटनाओं के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। वो सरकारों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अब देखिए ना, चाहे वो जो जो खदान के घोटाले हुए थे, जिसे कोलगेट कहा इन लोगों ने, या फिर वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला रहा, या फिर मतलब उनके नाम सामने आए पर उनको सजा हुई क्या? सब सरकार से मिले हुए थे। और अब तो हाल ये हो गया है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो धोखाधड़ी करता है, जो समाज का पैसा लूट गया, देश का पैसा लूट गया, वो बीजेपी में जाते ही पाक साफ हो जाता है। ऐसे में जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी तो ही कोई बात बनेगी। नहीं तो सरकार जो है मनमानी करती रहेगी। तो सरकार पर निष्पक्ष नीतियां लागू करने के लिए दबाव बनाना पड़ेगा। इसके लिए स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए, लेकिन मीडिया तो अब इनके जो है पैर की जूती हो गया, जहां चाहते हैं वहां चलाते हैं। तो मीडिया बहुत गड़बड़ कर रहा है। मीडिया अब जो है सरकार के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में ही रहता है। ऐसे में मुझे व्यक्तिगत रूप से अब ये लगने लगा है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म से बचने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाने की जरूरत है। सरकार को ऐसे नियम लागू करने चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति या कंपनी गलत तरीके से लाभ प्राप्त ना कर सके। सार्वजनिक स्थानों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए।
ताकि वे बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहें। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया में धन के प्रभाव को कम करने के लिए चुनाव आयोग को चाहिए कि कुछ नए नियम ऐसे बनाए ताकि अंट-संट जो धन इसमें इस्तेमाल होता है उसको रोका जा सके। अन्यथा ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, धीरे-धीरे आगे चल कर के भारत के लोकतंत्र के लिए एक भारी खतरा बन रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।